क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी तक बजट में आपने एक चीज तो सुन ही ली होगी कि सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के गेन पर 30% का टैक्स लगाएगी। बाद में हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि देखो, करेंसी तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। करेंसी के अलावा जो भी एसेट डिजिटल फॉर्म में है ना, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, कोई नंबर हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है, वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आते हैं। तो उन पर अगर कोई गेन होता है तो उस पर सरकार 30% टैक्स लगाएगी। तो ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि अगर क्रिप्टो करेंसीज के बेचने या खरीदने पर किसी को फायदा होता है, सरकार 30% उस पर टैक्स लगाएगी। तो इसका मतलब क्या सरकार ने मान लिया है कि क्रिप्टो करेंसीज लेजिटिमेट है, ये गैर कानूनी नहीं है? देखो, इसको लेके ना अभी अलग अलग राय है विभिन्न एक्सपर्ट्स की। सरकार भी ना आधे अधूरा काम छोड़ देती है। सरकार ने कुछ खास क्लैरिफाई नहीं किया है। बाद में हालांकि सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब ये पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से लेजिटिमेट है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, चूंकि एक बिल भी सरकार लाने वाली थी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए, वो बिल नहीं लेके आई और इस बजट सेशन में अभी तक कोई संकेत भी नहीं दिया कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। तो 30% टैक्स लगाना मतलब अब सरकार ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के बजाय रेगुलेट करना चाहती है, तभी तो उन्होंने 30% टैक्स लगाया है। अदरवाइज तो वो 30% टैक्स लगाते ही ना। सरकार ने कहा है ये जो 30% टैक्स है ना, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद से लागू होगा। लेकिन कुछ चीजों को लेके इस आर्टिकल में ना पॉइंट्स रेज किए गए हैं, जैसे 1% टीडीएस काटना है जब इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा या फिर इवन एक्सचेंज किया जाएगा, तब 1% टीडीएस काटना है। बट अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि 1% टीडीएस कौन काटेगा। जैसे देखो, मान लीजिए मैं ओनलीआईएस में काम करता हूं और ओनलीआईएस मुझे सैलरी देता है, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा अगर मेरी सैलरी है तो ओनलीआईएस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, मेरी सैलरी में से कुछ पैसा काट लेगा। फिलहाल ये 10% है। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी एक मंथ में 80,000 है, तो 10% काट के इंस्टीट्यूशन मुझे देगा, 8,000 काट लेगा एक महीने में, और वो 8,000 इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो सरकार को दे देगा। और बाद में जब मुझे आईटीआर फाइल करना होगा ना, तो फिर मेरा जितना टैक्स बनेगा, अगर जितना मेरा टीडीएस काटा गया है दोनों सेम है तो मुझे टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरा टैक्स सरकार को कम बन रहा है पूरे साल में, टीडीएस ज्यादा काट लिया गया है, तो सरकार मुझे वो टैक्स वापस लौटा देगी जो इंस्टीट्यूशन ने सरकार को ऑलरेडी पे कर दिया है मेरी तरफ से। अब आपके मन में आया होगा सरकार ये करती क्यों है, मतलब टीडीएस जैसा सिस्टम सरकार करती क्यों है? देखो, टीडीएस सरकार काटने को इसलिए कहती है कि एक ट्रांजैक्शन की ट्रेल पता की जा सके कि ये लोग जो हैं ये इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इन्होंने इतनी इतनी सैलरी उठाई, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने टैक्स नहीं भरा। लेकिन टीडीएस सरकार के पास जाएगा तो सरकार को एक ट्रेल मिल जाएगी कि इनके पास इतना पैसा आया, फिर भी इन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा। लेकिन अब बात यही है ना, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मामले में सरकार ने यह नहीं बताया है कि 1% टीडीएस कौन काटेगा। ये आने वाले दिनों में ज्यादा क्लियर होगा। और दूसरी चीज, ये टीडीएस के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज सरकार ने यह भी कहा है, मैं आपको एक फिर से एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए मैं ओनलीआईएस में काम करता हूं, मुझे 80,000 सैलरी मिलती है, तो उसके बाद अगर मैंने क्रिप्टो करेंसीज में पैसे लगाए, उसमें मुझे घाटा हो गया, तो अब कायदे से देखो जो 80,000 सैलरी है ये तो 12 महीनों की कितना हो जाएगा, 9,60,000 हो जाएगा, है ना? नहीं, 12,896, हाँ 9,60,000 हो जाएगा। तो अब क्रिप्टो करेंसीज में मुझे घाटा हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखो मेरी ओवरऑल सैलरी तो कम है ना, 9,60,000 मुझे सैलरी मिली और क्रिप्टो करेंसीज में मुझे 2 लाख का घाटा हो गया, तो मेरी इफेक्टिव सैलरी 7,60,000 है। मैं ये नहीं कह सकता। सरकार कहती है कि जो क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन है ना, उसको आप अलग रखो, उसको आप बाकी इनकम से नहीं जोड़ के देख सकते, इसको इस इनकम को अलग माना जाएगा और अगर फायदा होगा तो उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे। तो इस पे भी बहुत से जो क्रिप्टो करेंसीज के एक्सपर्ट्स हैं वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि इसको बाकी इनकम से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। जोड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड भी तो एक ट्रेड है ना। इसके अलावा देखो, सरकार ने यह भी कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो लॉसेस है ना, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यानी हिसाब होगा तो 31 मार्च तक का होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर राइटर कहते हैं निराशा हाथ लगी। 30% टैक्स एक तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर काफी ज्यादा है, दूसरे देशों में कम है, और सरकार ने इवन रेगुलेट भी तो नहीं किया ना अच्छे से। आने वाले समय में सरकार ज्यादा क्लैरिफिकेशन जारी करेगी तब पता लगेगा। अभी तो सरकार ने कुछ कुछ बातें बोली हैं जो हवा में हैं। लोग जो हैं अपने अपने कयास लगा रहे हैं
कि सरकार ने क्या प्रोविजन किए हैं, यह आने वाले दिनों में एक्चुअली साफ हो पाएगा। बट देखो, क्रिप्टो करेंसीज आज के समय में आपको पता है इसका ट्रेड काफी ज्यादा होता है और काफी वॉल्यूम्स भी हैं, वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। हमारे जो यूथ हैं वो भी अपना पैसा काफी बर्बाद कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में आके। जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करते नजर आते हैं, लेकिन देखो क्रिप्टो करेंसीज ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं। कुछ लोग अगर पैसा कमाते भी हैं तो उससे कई गुना ज्यादा अपना पैसा खो देते हैं। तो मैं तो, आप चूंकि मेरे अपने हो, दोस्त हो, तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इनमें इन्वेस्ट करो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और मेरा तो देखो पर्सनल मानना ये है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट तो छोड़िए, इवन सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए एस्पायरेंट फेज के दौरान। मेरा तो आज भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अकाउंट है ही नहीं। ट्विटर पे इसलिए बनाया था, आपको याद होगा अपना चैनल हैक हो गया था तो उस समय बना था। बट टीम के लोग बहुत बोलते हैं सर आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लीजिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। चलो, थैंक यू फॉर द ज्ञान। चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हर साल 2 फरवरी का जो दिन है ना, वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है वेटलैंड को कंजर्व करने की दिशा में। और 2 फरवरी का ही दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि देखो, इस दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 में। रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स को कंजर्व करने से संबंधित है। तो उसके बाद से ही 2 फरवरी का जो दिन है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। वेटलैंड्स जो हैं वो देखो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल इकोसिस्टम है और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वेटलैंड्स के द्वारा। लेकिन देखो, चिंता की बात यह है, वेटलैंड्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अपेक्षाकृत 3 गुना ज्यादा तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं, यानी लुप्त हो रहे हैं। हम फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में तो काफी जानते हैं, लेकिन वेटलैंड्स की यूटिलिटी के बारे में आप पूछ के देखिए आम जनता से। आपको तो पता होगा, आपने तो पढ़ा है, लेकिन आम जनता से पूछ के देखिए, उनको वेटलैंड का मतलब भी नहीं पता होगा। वेटलैंड्स के काफी सारे फायदे हैं। डिजास्टर के रिस्क को वेटलैंड के द्वारा कम किया जाता है, जैसे फ्लड्स, और कोस्टलाइन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखो, मिलियंस ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रुकते हैं वेटलैंड्स के ऊपर। देखो, आप इंडिया की अगर लोकेशन देखोगे ना, जो मेन माइग्रेटरी रूट्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये देखो, ये लाल लाल जो आपको दिख रहा है, इसमें इंडिया बीचों बीच आता है। तो 71% माइग्रेटरी बर्ड्स जो इस फ्लाईवे का इस्तेमाल करते हैं ना, वो इंडिया में रुकते हैं। अब इंडिया में वो देखो वेटलैंड्स के आसपास, वेटलैंड्स के नजदीक ही तो रुकते हैं ना। वेटलैंड्स अगर लुप्त हो जाएंगे तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये इंडिया में नहीं रुकेंगे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स अगर इंडिया में नहीं रुकेंगे तो धीरे धीरे देखो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी संख्या भी कम होती जाएगी। इसके अलावा देखो, वेटलैंड्स का इंडिया के कल्चर के साथ भी काफी गहरा रिलेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार ऊपर जाते हैं हम, कश्मीर में डल लेक है, खजियार लेक है, हिमाचल प्रदेश में नैनीताल लेक है, उत्तराखंड में कुडई कुनाल है, तमिलनाडु में ये पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, आपको पता है। और छठ जो फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। छठ फेस्टिवल में वेटलैंड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये लोगों को कल्चर के साथ, पानी के साथ और वेटलैंड्स के साथ आपस में कनेक्ट करता है। यानी इस फेस्टिवल में एसोसिएशन देखने को मिलता है लोगों का, कल्चर का, पानी का और वेटलैंड्स का। इसके अलावा भी मणिपुर की जो लोकतक लेक है ना, इसको पूजा जाता है लोकल्स के द्वारा, मतलब माँ की तरह पूजा जाता है। ईमा नाम भी है लोकतक लेक का मणिपुर में। और सिक्किम में जो काफ़ी फेमस लेक है खिचियोपालड़ी लेक, इसको तो विश फुलफिलिंग लेक माना जाता है। यहाँ यानी यहाँ पर इस लेक में जो जाता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कल्चर के साथ एसोसिएट किया जा रहा है वेटलैंड्स को, आप समझ के देखिए। बट देखो, वेटलैंड्स आज के समय में अंडर थ्रेट हैं काफ़ी सारे रीजंस के कारण। पोल्यूशन, वाटर ड्रेनेज, अनसस्टेनेबल यूज, इन्वेसिव स्पीसीज, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वेटलैंड्स खतरे में है। लास्ट में कुछ रीजंस और भी आएंगे।
इंडिया देखो काफी समय से प्रयास कर रहा है वेटलैंड्स को कंजर्व करने की दिशा में। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी वेटलैंड्स को अनूपा नाम से बुलाया गया है, यानी इनकंपेरेबल लैंड, यानी ऐसा लैंड जो पवित्र है, सेक्रेड है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं, वेटलैंड्स को हम अच्छे से कंजर्व करें। उसी दिशा में सरकार ने काफी सारे एफर्ट्स भी लगाए हैं। जैसे देखो हाल ही में 2 और साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। एक तो देखो खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुजरात में है। दूसरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को भी अब रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। रामसर साइट्स मतलब जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है उसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है, ताकि उस वेटलैंड को और ज्यादा अच्छे से कंजर्व किया जा सके। तो अब इंडिया में टोटल देखो 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ एशिया में इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है रामसर साइट्स का। आप एक बार ये मैप देख लीजिएगा स्लाइड को पोज करके। अब तो देखो संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर 15-20 नंबर हो तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इनमें से कौन सी जो साइट है वो रामसर साइट है। 49 साइट्स में से पूछेगी तो एस्पायरेंट्स को जो दिक्कत होती है ना, 49 साइट्स के नाम कैसे याद रखेंगे एस्पायरेंट्स। तो फिर यूपीएससी थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है कि हाल ही में जो साइट्स ऐड की गई है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी तो देखो यूपीएससी आपको भी पता है आजकल ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कुछ भी कर देता है, लॉजिक सारे फेल कर देता है। इसके बाद देखो मेंस के दृष्टिकोण से कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से लेकर 2031 के बीच है ना, इसमें 17 प्रायोरिटी एरियाज को डिफाइन किया गया था और 17 में से एक है प्रिवेंशन ऑफ इनलैंड इक्वेटिक इकोसिस्टम। इस वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में यह भी एनविसाज किया गया है कि नेशनल वेटलैंड मिशन को डेवलप किया जाएगा और एक नेशनल वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी डेवलप किया जाएगा वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। इसके अलावा वेटलैंड्स को रिवर बेसिन मैनेजमेंट में इंटीग्रेट किया जाएगा। यह भी एक स्ट्रेटजी है रिवर सिस्टम को ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए। वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए काफी सारे सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन सब में वेटलैंड्स को कंजर्व करने की दिशा में कुछ ना कुछ प्रोविजंस तो देखो मिलते हैं। 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स को। कौन से एक्ट के अंतर्गत? इन वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स को नोटिफाई किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इन रूल्स के प्रोविजंस के अनुसार जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्टेट्स में वेटलैंड्स से संबंधित बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए और उनसे संबंधित पॉलिसीज बनाने के लिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोस्टल वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार और इसकी अमेंडमेंट्स के अनुसार। इसके अलावा देखो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 के अनुसार भी कोस्टल वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वेटलैंड्स को रिजुविनेट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें 4 पॉइंट्स मेन है। डेवलपिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन, रैपिड असेसमेंट ऑफ वेटलैंड कंडीशन यूजिंग ए सेट ऑफ पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ वेटलैंड हेल्थ कार्ड्स। एक बार नजर डाल लीजिए ताकि एक पॉइंट लिखने के लिए हो सके अगर क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना आप लिख सकते हो। जितने भी अभी तक हमने एक्ट्स डिस्कस किए, पॉलिसीज डिस्कस की, उनका जिक्र आप कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ना वेटलैंड रिजुविनेशन वाला, ये 500 से ज्यादा वेटलैंड्स को अभी तक कवर कर चुका है। एक पोर्टल भी सरकार ने डेवलप किया है नेशनल वेटलैंड पोर्टल। इसमें सभी वेटलैंड को कंजर्व करने से संबंधित जो स्टेक होल्डर्स है ना उनकी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पोर्टल है एक नॉलेज हब का काम करता है वेटलैंड्स से संबंधित। वेटलैंड्स अब फिर से लास्ट में बोला जाता है वेटलैंड्स देखो इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड मॉडरेशन, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, इरोजन कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, क्लाइमेट रेगुलेशन, बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं वेटलैंड्स। लेकिन खतरा है, ये सब खतरे हैं वेटलैंड्स को। अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ड्रेजिंग मतलब
नदी में जैसे नीचे नीचे मिट्टी इकट्ठा हो गई तो उसको निकाला जाता है ना, सिल्ट जिसे कहा जाता है, उसे ड्रेजिंग कह दिया जाता है। ड्रेनिंग, इन्वेसिव स्पीशीज का आना, सैलिनाइजेशन, ये सब खतरे हैं वेटलैंड्स को। तो इन खतरों से निपटना जरूरी है अगर हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का हमने डिस्कस किया वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।